हाँ कोई मेरे दिल दा हाल ना जाने। अनम तारिक, किस्त नंबर 12। वो तेजी से घर में दाखिल हुआ। अभी थोड़ी देर पहले उसे शाज़ैन की कॉल आई थी, जिस पर उसने उसे बताया था कि हानिया का एक्सीडेंट हुआ है। वो वहाँ से रैश ड्राइविंग करता घर आया था। कहाँ है हानिया? अंदर दाखिल होते ही वो फूलती सांसों के साथ बोला कि भागने की वजह से उसका तनफ्फुस बिगड़ चुका था, पर हानिया को सही सलामत सबके साथ बैठा देखकर उसकी पेशानी की रगें उभरी थीं। भाई, मुझे अपने मसरूफ तरीन कजन को घर बुलाने का एक यही तरीका नजर आया था। शाज़ैन बड़े अंदाज से गला बोला, मगर बदकिस्मती से उसकी गर्दन असद की गिरफ्त में आ चुकी थी। आज 4 दिन हो गए हैं हमें इस्लामाबाद आए हुए, मगर तुम्हें फुर्सत ही नहीं है कि आकर हमसे मिल लो। नरमीन ने इससे शिकवा किया तो वो शाज़ैन को छोड़ता सबसे मिलने लगा। आइंदा इस तरह की हरकत मत करना, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना जरूरी काम छोड़कर आया हूँ। असद ने उंगली उठाकर शाज़ैन को वॉर्न किया। हल्की फुल्की बातों के दरमियान उन सब ने डिनर किया, फिर लॉन में जमा हो गए। असद बेटा, मैं सोच रही हूँ कि हम सब यहाँ आए हुए हैं तो लगे हाथों शाज़ैन और हानिया की शादी कर देते हैं। नरमीन कॉफी का घूंट भरती हुई बोली। असद चौंक कर उन्हें देखने लगा। अभी दोनों पढ़ रहे हैं, उन्हें पढ़ने दें। उनकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। वो संजीदगी से बोला तो उसकी बात पर शाज़ैन ने मुंह बनाया। चलो ठीक है, इनकी तो पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद देखेंगे, पर तुम्हारी तो पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? वैसे 1-2 लड़कियां हैं मेरी नजर में, तुम देख लो। नरमीन ने कहने के साथ ही 2-3 लड़कियों की तस्वीरें उसके सामने रख दीं। असद को यूं लगा जैसे उसे ये बात करने के लिए ही बुलाया गया हो। मैं निकाह कर चुका हूँ। कुछ देर के बाद उसने सबके सरों पर बम गिराया था। वहाँ पर मुकम्मल खामोशी छा गई थी, यूं के सुई गिरने की भी आवाज आती। असद खामोशी से सबके तासुरात देखने लगा जो शौक की कैफियत में उसे देख रहे थे। इस लड़की से जिसकी पिक्चर मुझे सेंड की थी, हानिया की आवाज ने खामोशी को तोड़ा था। खुद निकाह करवा लिया है और दूसरों के निकाह में टांग अड़ा रहे हैं। शाज़ैन मुंह बनाकर बोला तो हानिया ने उसे घोरा। तुमने हमें बताने की भी जरूरत महसूस नहीं की। नरमीन की सदमे में डूबी आवाज अभरी। उन्हें असद से ये उम्मीद नहीं थी। तुम एक बार मुझसे कहकर तो देखते। मुआविया को भी दुख हुआ था। जो भी था, असद उनका इकलौता बेटा था और वो इसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे। अगर वो किसी को अपने से बड़ा समझता तभी किसी को कुछ बताता। खैर, आप सब भी इस टॉपिक को बंद करें। वो अब बच्चा नहीं है, इतना बड़ा हो चुका है कि अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सके। ज़ोबिया असद पर तंज करने के बाद कोफ्त से बोली, जैसे उसे इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट ना हो। सब ने अफसोस से उसे देखा। कैसी माँ थी वो, जिसे अपने बच्चों की खुशियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असद ने अपने लब भींचे। गैर इरादी तौर पर वो तहरीन को ज़ोबिया से कंपेयर करने लगा। मुआविया की आवाज पर एकदम से वो अपने ख्यालों से चौंका। कितने अरमान थे सबके दिलों में तुम्हारी शादी को लेकर, पर तुमने क्या किया है? बहन को देखो, क्या कुछ नहीं सोचा होगा उसने तुम्हारी शादी के लिए? मुआविया नरमी से उसे समझाने वाले अंदाज में बोले। असद सर झुकाए उन्हें सुन रहा था। बाबा, मैंने सिर्फ निकाह किया है, वो भी बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी। मैं आपको सब कुछ तफसील से बताऊंगा तो यकीनन आपको मेरा फैसला ठीक लगेगा। वो हमवार लहजे में बोलता सबको मुतमईन कर गया था, पर ज़ोबिया सर झटकती वहाँ से चली गई थीं। मुझे तस्वीर दिखा उस लड़की की, नरमीन रोठे लहजे में बोली तो हानिया जल्दी से उन्हें माहीन की तस्वीर दिखाने लगी। तस्वीर देखकर शाज़ैन और नरमीन दोनों को एक और झटका लगा था। वो दोनों हैरत से फटी आंखों से असद को देखने लगे, जबकि वो अब रिलैक्स अंदाज में बैठा उनके तासुरात देख रहा था। लाला, आप कितने माइसने हो, तब भी मैं कहूँ कि इस वक्त इतने जुनूनी क्यों हो रहे थे? शाज़ैन उस वक्त को याद करता हुआ बोला जब असद ने उसे मारा था। बेटा, तब उसकी जगह जो कोई भी होता, मैं तेरा वही हाल करता जो इस वक्त किया था। असद उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला तो वो मुंह फुलाकर बैठ गया। नरमीन ने अचानक उठकर उसका माथा चूम लिया। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक मैं ही ऐसा फर्द हूँ जो इस सब से अनजान हूँ। मुआविया खफकी से बोले तो नरमीन हंसती हुई उन्हें गांव का सारा वाकया सुनाने लगी। मुआविया हैरत और शौक की मिली जुली कैफियत में उसे देखने लगे। मौसम सरमा की आमद थी।
फिजा में खनकी काफी बढ़ गई थी। वो अपनी क्लास लेकर निकली तो उसे ठंड महसूस हो रही थी। वो एक तरफ घास पर बैठ गई जहाँ पर सूरज की हल्की हल्की सी किरणें बहुत अच्छी लग रही थीं। पर जाने क्यों इस वक्त उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही। ज़ैनब घास पर बैठी बेध्यानी में रजिस्टर पर पेंसिल चलाने लगी। उसे इस दिन के बाद से खान यूनिवर्सिटी में नजर नहीं आया था और वो काफी बेचैन थी। अपनी कैफियत को वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी और यही बात उसे गुस्सा दिला रही थी। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। खान की जिंदगी से भरपूर आवाज उसके करीब गूंजी थी। वो जो अपनी ही दुनिया में गुम थी, उसकी आवाज पर एकदम से अपनी जगह पर उछल कर रह गई। खान उससे कुछ फासले पर वहीं घास पर बैठ गया था। ज़ैनब ने उसे घूरा। मैं लेडी नहीं हूँ, आई एम अ गर्ल, उसे घूरते हुए ही बोली। एक ही बात है। खान ने कंधे उचकाए। एक ही बात नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ज़ैनब बहस पर उतर आई। भला बताओ कि इन दोनों लफ्जों में क्या फर्क है? मतलब तो दोनों का एक ही है। खान लापरवाही से बोला। जी नहीं, लेडी का मतलब होता है औरत और गर्ल का मतलब होता है लड़की। ज़ैनब मुंह बनाकर बोली। उफ, पता तुम औरतें, मेरा मतलब लड़कियां, इस बात को इतना इशू क्यों बना लेती हो? खान ने उसकी घूरी पर फौरन अपने जुमले की तस्हीह की थी। अब देखो, तुम लड़के हो, अगर तुम्हें कोई अंकल कहे तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? वो मुंह बनाती उससे पूछने लगी। अच्छा बस, ये लेडी और गर्ल के चक्कर को छोड़ो, ये बताओ कि ब्यूटीफुल तो हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें ब्यूटीफुल भी कहा है। वो सीज फायर करने वाले अंदाज में शरारत से बोला। ज़ैनब का रिएक्शन तवक्का के ऐन मुताबिक था। वो हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? कुछ देर बाद वो काट खाने को दौड़ी। जाहिर है अब मैं बेचारा सिर्फ लाइन ही मार सकता हूँ, पत्थर मारने से तो रहा। खान चेहरे पर मजलूमियत तारी करता बोला। तुम इंतहाई बदतमीज इंसान हो। ज़ैनब दांत पीसे। तुमसे कम ही हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे गोली लगी और तुमने मेरा हाल पूछने की भी जहमत नहीं की। खान ने जैसे शिकवा किया तो ज़ैनब हकीकतन शर्मिंदा हुई। मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर नहीं था, वरना मैं जरूर कॉल करके पूछती। ज़ैनब अपनी शर्मिंदगी मिटाने को कहा। अब तुम मुझ पर लाइन मार रही हो, मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझसे मेरा नंबर मांग रही हो। खान मसनूई हैरत से बोला। तुम ना इंतहाई कोई फजूल, ढीठ, बदतमीज और डैश इंसान हो। गुस्से से दांत पीस कर कहती, पैर पटकती वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। अपनी पुश्त पर उसे खान का कहकहा सुनाई दिया था। असद एक बार फिर उसी कमरे में उसी अंदाज से मौजूद था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब की बार वो अकेला नहीं था। खान और हारिस भी उसके साथ मौजूद थे और उसके हाथ में उसका पसंदीदा औजार मतलब ब्लेड मौजूद था। वो घुटनों के बल उसके सामने बैठा था। काल मिलाकर दो, असद खान से कहता। ब्लेड उसकी शाहरग पर रख चुका था। असफर, तुम कहाँ हो? अपनी गर्दन पर तेज धार चीज महसूस करके कपकपाती आवाज में बोला। जब गर्दन पर दबाव बढ़ा, इस अमल में छुपी धमकी वो समझ गया था। मैं तो घर पर हूँ, पर आपको क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? वो पुरतशवीश अंदाज में बोला। मैं ठीक हूँ, अभी तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, फौरन वहाँ पहुँचो। अब के वो अपने लफ्जों की लड़खड़ाहट पर काबू पा चुका था। खान ने फोन फौरन बंद किया और मैसेज टाइप करके सेंड किया। हारिस और खान जो के फोन पर मसरूफ हो चुके थे, जावेद रंधावा की चीख पर फौरन से मुतवज्जे हुए। हारिस ने जल्दी से आगे बढ़कर असद के हाथ से ब्लेड थामा, मगर तब तक असद उसकी गर्दन और कंधे के दरमियान एक गहरा कट लगा चुका था। एक गुस्से भरी नजर जावेद पर डालता कमरे से बाहर निकल गया। वो दोनों भी उसके पीछे आए थे। ओ भाई, कहीं तेरा ताल्लुक खुफिया वालों से तो नहीं है? हारिस उसे मशकूक अंदाज में देखता हुआ बोला। तुम मुंह बंद रख, असद मुंह बनाकर कहता वहाँ से चला गया। खान असद के साथ था। हारिस सर झटककर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। लाला, क्या बात है? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, आप परेशान लग रहे हैं। खान उसे लब भींचे ड्राइविंग करता देखकर बोला। खान, मैं सोच रहा हूँ कि मैं माहीन को अपने इस काम के बारे में भी बता दूं। असद का इशारा उस काम की तरफ था जो वो अभी करके आया था और बाकी का अधूरा काम करने जा रहा था। वो लोग अब इस जगह पर जा रहे थे जहाँ पर उन्होंने असफर को बुलवाया था, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? खान ने मोड़ काटते हुए सवाल किया। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। परेशानी की बात ये है कि सब जानने के बाद पता नहीं उसका रिएक्शन क्या हो, पता नहीं वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं।
सीट की पुष्ट से टेक लगाकर गहरा सांस भरकर उसने अपनी परेशानी बताई। तो फिर आप उन्हें इस बारे में कुछ भी न बताएं? खान ने मशवरा दिया। नहीं खान, मैं नहीं चाहता कि मेरी जात का कोई भी पहलू इससे मख्फी रहे, और वैसे भी अगर ये बात मैं खुद उसे बताऊंगा तो इसका रद्दे अमल उतना शदीद नहीं होगा जितना उसे ये सब कुछ कहीं और से मालूम होने पर होगा। वो गाड़ी से बाहर देखता बोला। खान ने उसकी बात पर इस बात में सर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं, पर लाला भाभी से जरा जल्दी बात करना ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हो जाए। असद ने शरारत के पर्दे में लपेटकर अपने दिल की बात उस तक पहुंचाई थी। असद उसे जवाब देने ही वाला था जब उसके फोन पर माहीन की कॉल आने लगी। असद के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, पर कॉल क्लिक करते साथ ही उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। इसे यूं लगा था जैसे दूसरी तरफ माहीन रो रही हो। माही, क्या हुआ? वो एकदम से परेशान हो उठा। असद, आप जल्दी से हॉस्पिटल की बैक साइड पर आ जाएं। वो रोती हुई बोली। क्या हुआ है? ओके, तुम रो नहीं, मैं अभी आता हूँ। फोन पर उसे तसल्ली देते उसने खान से गाड़ी हॉस्पिटल ले जाने का कहा था। हेलो खान, जल्दी चलाओ। माहीन ने फोन काट दिया था। 5 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे थे और इन 5 मिनटों में पता नहीं क्या क्या सोच उसके दिमाग में आई थी। तुम जाओ, आज वो असफर बचकर नहीं जाना चाहिए। खान को भेजता वो भागता हुआ बैक साइड पर आया था। सामने ही माहीन किसी का सर गोद में रखे सड़क के किनारे पर बैठी हुई थी। असद तेजी से उसकी तरफ आया और माहीन के करीब पंजों के बल बैठ गया। वो वकार के बेजान पड़े वजूद को देख रहा था। असद, ये पता नहीं किसने किया है। माहीन की आवाज में आंसुओं की आमेजिश थी। वो लाख बुरा ही सही, पर उसका बाप था जिसका बेजान वजूद उसके सामने पड़ेगा। हुआ क्या है? तुम यहाँ पे कैसे पहुँची और तुम्हें इनके बारे में कैसे पता चला? असद वकार की तरफ इशारा करता बोला। एक अनजान नंबर से कॉल आई थी। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का बोला। जब मैं यहाँ पर आई तो एक गाड़ी आई और कुछ लोग अब्बा की डेड बॉडी यहाँ पर फेंक कर चले गए। माहीन की बात पर असद का दिमाग भग से उड़ा था। व्हाट? तुम्हारा दिमाग खराब है? कोई भी शख्स तुम्हें कहीं पर भी बुलाएगा तो तुम मुंह उठाकर चली जाओगी? वो गुस्से से चिल्लाया। माहीन ने शिकवा कना नजरों से उसे देखा। सोचो, अगर वो तुम्हें उठा कर ले जाते तो फिर तुम? असद अभी बात करके ही रहा था जब फिजा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी। एक गोली असद की कमर में पैवस्त हुई और गोली माहीन के बाजू को छूती हुई चली गई तो उसकी चीख फिजा में गूंजी। असद ने उसे धक्का दिया। अगर वो उसे धक्का ना देता तो गोली माहीन की पनपटी में पैवस्त हो जाती। चंद सेकंड फिजा में खामोशी छाई थी और फिर एक गोली चली जो सीधा असद के सीने में लगी थी। असद ने अपने सामने डॉक्टर असफर को खड़े देखा था और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थीं और वो नीचे गिर गया। माहीन फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। जब असफर उसके सामने खड़ा हुआ और पिस्टल उसके सर पर ताना। कहा था ना कि इस सब का बदला लूंगा। उसके साथ मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रही थी। असद ने असद को एक ठोकर मारी और माहीन के बिल्कुल सामने बैठ गया। मुझे मारना इतना आसान काम नहीं है। वो मक्कारी से हंसा। बाय बाय। उसने ट्रिगर पर हाथ रखा। ठा की आवाज आई थी और फिजा में एक बार फिर से खामोशी छा गई। भयानक खामोशी। शोख खान मतलूबा जगह पर पहुंचने वाला जब उसे हारिस की कॉल आई। खान, असफर को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। वो हमें ट्रैक कर रहा है। अभी मैंने उसकी लोकेशन चेक की है। वो एएम हॉस्पिटल की बैक साइड पर मौजूद है। मैं भी वहाँ पर ही जा रहा हूँ, तुम भी पहुँचो। हारिस तेज तेज बोलता कॉल काट चुका था, जबकि इसकी बात सुनकर खान को लगा कि सातों आसमान उसके सर पर आ गए हों। वो अंधाधुंध गाड़ी भगाता वहाँ पहुँचा था जहाँ पर उसने असद को जाते देखा था, पर सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। खून में लथपथ पड़ा और असफर माहीन पर पिस्टल ताने खड़ा था। इससे पहले कि असफर माहीन पर फायर करता, हारिस ने असफर के हाथ पर फायर किया था। पिस्टल उसके हाथ से दूर जा गिरा था। असफर ने वहाँ से भागने की कोशिश की जब हारिस ने एक और फायर किया था। गोली उसकी टांग में लगी तो वो नीचे गिर गया। खान और हारिस तेजी से उसकी तरफ बढ़े। माहीन भी एकदम से होश की दुनिया में आई थी और असद तरफ बढ़ी। उसका सर सीधा करने के बाद अपनी गोद में रखा। असद आंखें खोलें, प्लीज आंखें खोले ना। वो उसका चेहरा थपथपाती बोली। असद ने बमुश्किल अपनी आंखें खोली थीं। उसके लब होले से हिले। माहीन झुककर कान उसके लबों के करीब ले जाके उसे सुनने लगी। माँ, मुझे कभी भूलना मत। वो माहीन का हाथ दोनों हाथों में थामता बहुत अजियत से बोला। तकलीफ की शिद्दत हद से सवा थी। माँ, मैं क्यों भूलूंगी आपको जब आप मेरे साथ होंगे। माहीन ने उसके हाथ अपने हाथों में मजबूती से थाम लिए, जैसे डर हो
कि अगर पल भर के लिए भी उसका हाथ छोड़ा तो वो जिंदगी भर के लिए साथ छोड़ जाएगा। माहीन की बात पर उसके लब हल्के से फैले थे। वो मुस्कुराया था जैसे बच्चों की बात पर मुस्कुराया जाता है। फिर उसकी आंखें बंद हो गई थीं और वजूद साकित हो गया था। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करें। माहीन ने रोते हुए उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर झंझोड़ा था। खान, असद की नब्ज चेक करती वो एकदम जोर से चिल्लाई थी। खान और हारिस, जो असफर को गाड़ी की डिग्गी में डालकर असद और माहीन की जानिब आ रहे थे, माहीन के चिल्लाने पर दौड़ते हुए वहां आए थे। दोनों ने मिलकर असद के बेजान होते वजूद को उठाया और हॉस्पिटल के अंदर भागे थे। माहीन भी उनके पीछे जाने लगी, पर वकार की डेड बॉडी पर नजर पड़ते रुक गई थी। बेटी थी, उसे यूं लावारिसों की तरह सड़क पर छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और असद के पास जाने के लिए भी दिल मचल रहा था। पूरी सड़क सुनसान थी, किसी भी जी रूह का नामो निशान भी नहीं था जिसकी मदद से वो वकार की लाश को वहाँ से उठवा सकती। वो वहाँ पर बैठकर अपनी बेबसी पे धाड़े मार मार कर रोई थी। बाजू पर गोली लगने की वजह से खून पानी की तरह बह रहा था। दर्द भी शदीद था, मगर इस वक्त उसे अपनी कोई परवाह नहीं थी। भाभी, रिलैक्स, लाला को आईसीयू में ले गए हैं, आप अंदर जाएं, मैं उन्हें लेकर आता। खान उसे तसल्ली देता वकार की तरफ बढ़ा। माहीन अपने आंसू साफ करती भागती हुई वहाँ से चली गई। शोख खान, डॉक्टर माहीन, आप प्लीज बाहर जाएं। वो वहाँ से सीधा आईसीयू में दाखिल हुई। उसकी हालत देखकर डॉक्टर शाहिर ने उसे बाहर जाने का कहा, पर वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। डॉक्टर शाहिर के इशारा करने पर डॉक्टर वर्दा उसका हाथ थामकर उसे अपने कैबिन में ले आई और उसके बाजू से बहते खून को कॉटन से साफ करने लगी। डॉक्टर वर्दा, आप मुझे छोड़ें, प्लीज आप उसे देखें, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। माहीन ने रोते हुए अपना बाजू उनसे छुड़वाया था। डॉक्टर वर्दा ने एक खामोश नजर उस पर डालकर फिर से उसका बाजू थाम लिया। प्लीज आप कुछ भी करें, पर असद को कुछ नहीं होना चाहिए। माहीन ने एक बार फिर से अपना बाजू छुड़वाया। डॉक्टर माहीन, प्लीज, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए यूं बच्चों जैसे बिहेव मत करें। वो कुछ सख्ती से बोले और फिर से उसका बाजू थामा। इस बार उनकी गिरफ्त में हल्की सी सख्ती थी। इनकी बात पर माहीन खामोश हो गई थी, मगर आंखों से आंसू बहना नहीं